हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी कंप्लीट करवा चुका हूं। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कमियां रह गई थी, उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक मोजेले नाम का साइंटिस्ट आया था, ठीक है ना। और उस मोजेले ने जो अपनी आवर्त सारणी का नाम दिया था, वो नाम क्या दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी, अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो आज हम जिस साइंटिस्ट की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, वो साइंटिस्ट आप लोगों को कौन है? मोजले, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि हम जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, जिस पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, वो कौन से साइंटिस्ट की पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं? मोजले नाम के साइंटिस्ट की। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो मेंडलीव नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपनी आवर्त सारणी का जो बेस माना था, आधार माना था, वो किसको माना था? परमाणु भार को माना था, अर्थात एटॉमिक वेट को माना था। लेकिन ये जो मोजेले नाम का साइंटिस्ट है, ठीक है ना, इसने अपनी आवर्त सारणी का जो बेस माना था, ठीक है ना, जो आधार माना था, वो किसको माना था? परमाणु क्रमांक को, अर्थात एटॉमिक नंबर को। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेंडलीव नाम का साइंटिस्ट है, उसने अपनी आवर्त सारणी का जो बेस माना था, वो परमाणु भार को माना था। लेकिन जो मोजेले नाम का साइंटिस्ट है, उसने अपनी आवर्त सारणी का जो बेस माना था, वो किसको माना था? परमाणु क्रमांक को, अर्थात एटॉमिक नंबर को, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बता देता हूं। देखो, मोजेले ने जो परमाणु क्रमांक की खोज की थी, वो 1912 में की थी, ठीक है ना। मोजेले ने परमाणु क्रमांक की खोज कब की थी? 1912 में। और परमाणु क्रमांक की क्या डेफिनेशन होती है? क्या किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। एक बार फिर से समझना, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, क्या किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जैसे कि माना कि किसी का 20 परमाणु क्रमांक है, तो हम लोग ये बोलेंगे उसमें 20 प्रोटॉन है। क्या उल्टा बोल दो, अगर किसी के पास में 20 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 20। ये ऐसा बोल दो आप लोग, माना कि जैसे किसी का परमाणु क्रमांक 15 है, तो कॉमन सी बात है, उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 15। या उल्टा बोल दो, अगर किसी में 15 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 15 होगा। मतलब परमाणु क्रमांक किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये जो परमाणु क्रमांक की खोज की थी, ये कौन से साइंटिस्ट ने की थी? मोजेले नाम के साइंटिस्ट ने। कब की थी? सन 1912 में, ठीक है ना। और 1912 में अपनी आवर्त सारणी को दिया था, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। और अपना बेस क्या माना था? परमाणु क्रमांक को माना था, अर्थात एटॉमिक नंबर को बेस माना था। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो उसने नियम दिया था ना, अपनी आवर्त सारणी का एक नियम दिया था। नियम क्या दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम उसने क्या दिया था? क्या तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, मतलब कोई भी एलिमेंट हुए, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। और मेंडलीव का जो आवर्त नियम था, वो क्या था? कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। लेकिन मैं ये मोजेले के अकॉर्डिंग तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर, अर्थात एटॉमिक नंबर पर। ये दोनों साइंटिस्टों का पता होना चाहिए आप लोगों को कि मेंडलीव ने किसको बेस माना था, मोजेले ने किसको बेस माना था। मेंडलीव ने परमाणु भार को बेस माना था, और मोजेले ने परमाणु क्रमांक को बेस माना था, अपनी अपनी आवर्त सारणियों में, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से इसके आवर्त नियम को बोल देता हूं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है डिपेंड करते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये उसका कौन सा नियम हो गया? आवर्त नियम हो गया। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो मोजेले की आवर्त सारणी है ना, उसमें कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। मोजेले की जो आवर्त सारणी है, उसमें वर्ग कितने हैं? वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग है। और जो आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त है। आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त है, जिसमें 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है, इनकम्प्लीट पीरियड है। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो मोजेले नाम का साइंटिस्ट है, या ऐसे बोल सकता हूं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके अंदर जो वर्ग है, वो वर्ग कितने? 18, और आवर्त कितने? 7, ठीक है ना। मैं एक एक चीज का आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूं आवर्त के बारे में, ठीक है ना। जैसे ही आप लोगों का आवर्त कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं डिस्कशन करूंगा वर्ग के बारे में कि भाई आवर्त में क्या क्या बातें बोली थी जो उसकी आवर्त सारणी में, और वर्ग में क्या क्या बातें बोली थी जो उसकी आवर्त सारणी में, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का जो बेस माना था, वो किसको माना था? परमाणु भार, एटॉमिक वेट को बेस माना था। और जो मोजेले नाम का साइंटिस्ट है, ठीक है ना, उसने अपनी आवर्त सारणी को जो बेस माना था, वो क्या माना था? परमाणु क्रमांक, अर्थात एटॉमिक नंबर को बेस माना था। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूं,
आवर्त हेडिंग डाल देता हूं, फिर आवर्त को पढ़ने के बाद फिर हम लोग वर्ग को पढ़ लेंगे। तो देख लो आप लोग, यहां पर कैपिटल ए हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए आवर्त, ठीक है ना, कैपिटल ए हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए आवर्त। तो देखो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैंने आप लोगों से बोली थी, ठीक है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैंने आप लोगों से क्या बोली थी कि ये जो क्षैतिज लाइन होती है ना, अर्थात ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये जो क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। यही बात हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में बोली थी और यही बात हम मौजले की आवर्त सारणी में बोले कि जो क्षैतिज लाइन होती है अर्थात जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उनको हम किन के नाम से जानते हैं, आवर्तों के नाम से जानते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखोगे, आवर्त सारणी को देखोगे, तो आप आवर्त सारणी को गौर से देखना, तो आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होगी। यहां पर क्लास को ले लो बहुत अच्छी तरीका से, क्लास को लेने के बाद फिर जितने भी पॉइंट मैं आवर्त सारणी के बारे में बोलूं, उन सभी पॉइंटों का आप मिलान करना किसमें, आवर्त सारणी में देख लेना। जैसे कि आवर्त सारणी को जब आप लोग देखोगे, तो जो पहला आवर्त, जो आप लोगों का पहला आवर्त है, ठीक है ना, पहले आवर्त के अंदर कितने तत्व हैं, 2 तत्व। पहले आवर्त के अंदर कितने तत्व हैं, 2 तत्व। और जो दूसरा और तीसरे नंबर का जो आवर्त है, दूसरे और तीसरे नंबर का आवर्त है ना, उसमें कितने हैं, 8 तत्व। मतलब दूसरे आवर्त के अंदर भी 8 तत्व है और तीसरे आवर्त के अंदर भी 8 तत्व, मतलब 8 एलिमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद करता हूं मैं चौथे और पांचवें नंबर के आवर्त के बारे में। तो देखो चौथे और पांचवें तत्व में होते हैं 18 तत्व, ठीक है ना। 18 ही आप लोगों के चौथे के अंदर होते हैं और 18 ही आप लोगों के पांचवें के अंदर होते हैं। इस तरीका से लिख लो, 8 तत्व, ठीक है ना, तीसरे के अंदर भी 8 और चौथे के अंदर भी 8। यहां पे लिख दो 18 तत्व, ठीक है ना। चौथे आवर्त के अंदर भी कितने तत्व होते हैं, 18, और पांचवें आवर्त के अंदर भी कितने तत्व होते हैं, 18। लेकिन बात जब मैं छठे आवर्त की करता हूं, ठीक है ना, छठे आवर्त की बात करता हूं, तो वहां पर आप लोगों के कितने 32 तत्व हैं। छठे आवर्त में आप लोगों को कितने 32 तत्व है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो छठा आवर्त है मौजली की आवर्त सारणी में, उसमें कितने 32 तत्व। तो जब आप लोग आवर्त सारणी को देखोगे तो आपको नजर 18 ही तत्व आएंगे, लेकिन 14 तत्व जो लेंथेनाइड के, उनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। तो 18 और 14 कितने होते हैं, 32 होते हैं। ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं कि जब आप लोग आवर्त सारणी को देखोगे, तो जो छठे नंबर का आवर्त है, आवर्त सारणी में आपको 18 तत्व नजर आएंगे। अब आप सोचेंगे सर तो 32 तत्व बता रहे थे, तो 14 तत्व जो लेंथेनाइड के हैं ना, उनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया। तो बाहर रखा गया तो काउंट तो उसी में होंगे, काउंट उसी में होंगे। तो 18 और 14 कितने होते हैं, 32 तत्व होते हैं। और जो छठे नंबर का, 7वें नंबर का जो आप लोगों का आवर्त है, ये जो 7वें नंबर का आवर्त है, ये आप लोगों का अपूर्ण आवर्त है, इनकम्प्लीट पीरियड है। अपूर्ण आवर्त है, इनकम्प्लीट पीरियड है, जिसमें लगभग 23 के तत्व आसपास उपस्थित है, लगभग 23 तत्व उपस्थित है, ठीक है ना। और भविष्य में जितने भी तत्वों की खोज हो रही है, ठीक है ना, वो कौन से आवर्त के अंदर जा रहे हैं, 7वें नंबर के आवर्त के अंदर जा रहे हैं। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। दूसरे और तीसरे में कितने, 8, ठीक है ना। चौथे और पांचवें में कितने, 18। और उसके बाद आप लोगों के तो छठे के अंदर कितने, 32 तत्व, तो 7वें के अंदर लगभग कितने, 23 तत्व में, जो कि आप लोगों का अपूर्ण आवर्त है, इनकम्प्लीट पीरियड है। अब सुनो, जो 14 तत्व है ना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के, उनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि आवर्त सारणी के बाहर कौन से तत्वों को रखा गया है, 14 तत्वों को, मतलब 4F सीरीज को, 5F सीरीज को, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है, आगे जाके ये उसकी कमी बनेगी, किसकी, मौजले की, ठीक है ना। इन 14 तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। पहले तो ये बात होता है, सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जब आप लोग आवर्त सारणी को गौर से देखोगे, तो आवर्त सारणी के राइट साइड की ओर एक विकर्ण रेखा निकल रही है, जो कि धातु और धातुओं को अलग करती है, मतलब मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है। अर्थात जो मेटल है, मेटल तो कहां की तरफ चली जाती है, आप लोगों की लेफ्ट साइड की ओर, और जो नॉन मेटल है वो कहां की साइड चली जाती है, आप लोगों की राइट साइड की ओर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जब आप लोग आवर्त सारणी को गौर से देखोगे, तो वहां पर एक विकर्ण रेखा निकल रही है, जो धातु और धातुओं को अलग कर रही है, मतलब मेटल और नॉन मेटल को अलग कर रही है। तो लेफ्ट साइड की ओर तो सब आप लोगों की मेटल हो जाती है, और राइट साइड की ओर आप लोगों की नॉन मेटल हो जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये बात तो हो जाती है आप लोगों की आवर्त की, अर्थात पीरियड की। अब मैं डिस्कशन करता हूं वर्ग के बारे में, कि जो आप लोगों की मौजली की आवर्त सारणी है, ठीक है ना, उसके अंदर वर्गों के बारे में क्या बातें बोली थी, ठीक है ना, अर्थात वर्गों की क्या स्थिति है आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए वर्ग, ठीक है ना। दूसरी हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए वर्ग।
वर्ग मतलब ग्रुप। देखो अब मैं डिस्कशन करता हूं वर्ग के बारे में, मतलब ग्रुप के बारे में। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि मोजिले ने जब अपनी आवर्त सारणी को बनाया था, मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाया था, तो जिन तत्वों के गुण समान थे ना उनको एक वर्ग में रख दिया, ठीक है ना। मतलब जिन तत्वों के गुण लगभग समान थे, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण ज्यादातर समान थे, उनको उसने एक वर्ग में रखा था। और उन वर्गों के उसने क्या नाम दिए थे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहाँ पर डिस्कशन करता हूं मैं वर्ग संख्या 1, ठीक है ना, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के बारे में। वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के बारे में, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के बारे में। तो देखो वर्ग संख्या 1 है आप लोगों की कौन होती है, क्षार धातु अर्थात एल्केलाइन मेटल। और वर्ग संख्या जो 2 है उसमें आप लोगों की कौन होती है, क्षारीय मृदा धातु अर्थात एल्केलाइन अर्थ मेटल। और ये जो वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 है आप लोगों की, ये आप लोगों के एस ब्लॉक के एलिमेंट है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, ये चीज आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ी है कि जो वर्ग संख्या 1 है उनको हम क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं अर्थात एल्केलाइन मेटलों के नाम से जानते हैं। और जो वर्ग संख्या 2 है इनको हम क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं अर्थात एल्केलाइन अर्थ मेटलों के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही वर्ग हैं आप लोगों के किसके, एस ब्लॉक के एलिमेंटों के, ठीक है ना। तो मोजिले ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो इनके नाम क्या दिए थे, इसको तो उसने क्या नाम दिया था, फर्स्ट ए, ठीक है ना। और इसको उसने क्या नाम दिया था, सेकंड ए। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि इसका नाम उसने क्या दिया था, फर्स्ट ए, और इसका नाम उसने क्या दिया था, सेकंड ए। उसके बाद वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16 और ये जो 17, इनके नाम क्या दिए थे उसने, इसका नाम दिया था थर्ड ए, इसका नाम दिया था उसने फोर्थ ए, इसका नाम दिया था उसने 5A, ठीक है ना, इसका नाम दिया था उसने 6A और इसका नाम दिया था उसने 7A। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि वर्ग संख्या 1 को तो उसने क्या बोला था, फर्स्ट ए, वर्ग संख्या 2 को उसने क्या बोला था, सेकंड ए। उसके बाद वो पी ब्लॉक पर आ गया, ठीक है ना। ये जो 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है ना, ये वर्ग किसके, पी ब्लॉक के एलिमेंट के। तो जो 13 वाले वर्ग था रोमन संख्या में उसको क्या बोला था, थर्ड ए, 14 वाले को क्या बोला था, फोर्थ ए, 15 वाले को क्या बोला था, 5A, 16 वाले को क्या बोला था, 6A और 17 वाले को क्या बोला था, 7A। और जो 18वें वर्ग था ना, 18वें वर्ग, उसको उसने क्या बोला था, अक्रिय गैस, ठीक है ना, नोबल गैस अर्थात जीरो वर्ग दिया था। इस 18वें वर्ग को उसने क्या नाम दिया था, जीरो वर्ग दिया था। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, इसको उसने क्या वर्ग, क्या नाम दिया था, जीरो वर्ग दिया था, जिनको हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं अर्थात नोबल गैसों के नाम से जानते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की, ठीक है ना। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है और ये आप लोगों के पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंटों के बारे में उसने बता दी, ये आप लोगों के पी ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक के एलिमेंटों के बारे में बता दी, ठीक है ना। 18वें वर्ग को ध्यान में रखना, 18वें वर्ग का नाम दिया था उसने जीरो वर्ग, ठीक है ना, शून्य वर्ग दिया था। अब मैं बात करता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंटों की। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर लिख देता हूं आप लोगों की ये वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, इनके नाम दिए थे उसने। इसका नाम दिया था उसने थर्ड बी, ठीक है ना, इसका नाम दिया था उसने फोर्थ बी, इसका नाम दिया था उसने 5B, ठीक है ना, इसका नाम दिया था उसने 6B रोमन संख्या में, और इसका नाम दिया था उसने क्या, 7B, ठीक है ना, इसका नाम उसने क्या दिया था, 7B। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि 3 से लेकर 7 तक वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, इनको रोमन संख्या में उसने क्या नाम दिया था, 3 को तो थर्ड भी दिया था, 4 को फोर्थ भी दिया था, 5 को 5B दिया था, 6 को 6B दिया था और 7 को 7B दिया था, ठीक है ना। और जो 8वें वर्ग है ना आप लोगों का, 8वें वर्ग, 8, 9 और 10, इधर देखो ये जो 8, 9 और 10, ठीक है ना, 8, 9, 10, इनको रोमन संख्या में क्या वर्ग दिया था, 8। इस तरीका से रोमन संख्या में 8 दिया था, मतलब 8, 9, 10 इन तीनों को उसने किस में रखा था, रोमन संख्या की 8 संख्या में, ठीक है ना। अब जो आप लोगों का नमा 10, 8, 9, 10, इनके लिए तो क्या दे दिया, रोमन संख्या का 8 दे दिया, ठीक है ना। अब जो आप लोगों का ये 11वें नंबर का और ये जो 12वें नंबर का है, इसका उसने क्या नाम दिया था, फर्स्ट भी, और इसका नाम उसने क्या दिया था, सेकंड भी। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और ये हो जाती है आप लोगों के डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के एलिमेंटों के क्या नाम दिए थे, अभी एक बार फिर से डिस्कशन कर लूंगा। पी ब्लॉक के इनका नाम दे दिया उसने, ठीक है ना, क्या ग्रुपों के क्या नाम है आप लोगों के, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों के डी ब्लॉकों की बात हो गई, और उसके बाद आप लोगों के जो ए ब्लॉक एलिमेंट है उनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था, तो आवर्त सारणी से उनको बाहर रखा था, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से भी जानते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, वर्ग संख्या जो 1 है,
और वर्ग संख्या जो 2 है, ये आप लोगों के एस ब्लॉक के एलिमेंट है और इनके वर्गों के नाम दिए थे। इसको फर्स्ट ए बोला था रोमन संख्या में और उसको सेकंड ए बोला था। उसके बाद उसने पी ब्लॉक के एलिमेंटों पर आ गया 13, 14, 15, 16 और 17 रोमन संख्या में क्या नाम दिए थे, थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए और जो 18वें वर्ग के तत्व थे उनको उसने 0 वर्ग दिया था। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंटों के नाम दे दिए, पी ब्लॉक के एलिमेंटों के नाम दिए। अब मैं बात करता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंटों के। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से चालू होते हैं, वर्ग 2 से। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कहां से चालू होते हैं, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक होते हैं। एक बार फिर से सुन लेना आप लोग, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट वो 3 से लेकर कहां तक होते हैं, आप लोगों के 12 तक। ये किसको होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है ना, ये किसको होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। बाकी 13 से लेकर 18 तक जो होते हैं वो किसको होते हैं, आप लोगों के पी ब्लॉक के एलिमेंट। और जो वर्ग संख्या 1 और जो वर्ग संख्या आप लोगों की 2 है, वर्ग संख्या 1 और जो वर्ग संख्या 2 है, ये आप लोगों के कौन हुए, एस ब्लॉक के एलिमेंट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो 3 से 12 तक के जो तत्व हैं वो किसके, डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो 3, 4, 5, 6 और 7 रोमन संख्या में थर्ड भी, फोर्थ भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी। ठीक है ना। और जो 8, 9 और 10 जो वर्ग है ना उनको रोमन संख्या में क्या बोला था, उसने 8 बोला था, इस तरीका से। ठीक है ना। अब कौन बच गए, आप लोग 10 तक हो गए। अब बात करते हैं 11 और 12। तो देखो यहाँ पर थर्ड भी है तो कॉमन सी बात है, इनके नाम दिए तो उसने फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब हो गए ना, फर्स्ट भी सेकंड भी तो किसको दे दिया, 11 और 12 को। बाद में फिर थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इनके नाम दे दिए उसने 7 तक जो वर्ग संख्या है। ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के एलिमेंटों की बात हो गई, पी ब्लॉक के एलिमेंटों की बात हो गई, डी ब्लॉक के एलिमेंटों की बात हो गई। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे उनको उसने सारणी में स्थान नहीं दिया था, उनको सारणी के बाहर रखा था, जो आगे जाकर उसकी कमी भी बनेगी, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो ये बात होता है, ये वर्ग आप लोगों को समझ में आ गई। तो जो मौजले की आवर्त सारणी थी ना, उसके वर्गों के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। ठीक है ना। ये सारणी किसने दी थी, मौजले नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, मौजले नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना। तो मौजले की जो आवर्त सारणी थी उसके आवर्तों के बारे में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, वर्ग के बारे में बता दिया। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो आवर्त सारणी तो किसने बनाई थी, मौजले नाम के साइंटिस्ट में, लेकिन जो तत्वों का जो वर्गीकरण किया था, जो क्लासिफिकेशन किया था, वो किसने किया था, बोर नाम के साइंटिस्ट ने। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो ये आवर्त सारणी थी ना, ये तो किसने बनाई थी, मौजले नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, तत्वों का क्लासिफिकेशन किया था, वो किसने किया था, बोर नाम के साइंटिस्ट ने। क्लासिफिकेशन ऐसे किया था कि भाई एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों के उसने नाम दिए थे जिनको प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को उसने संक्रमण तत्व बोला था, ट्रांजिस्टर मेटल बोला था। ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला था, संक्रमण तत्व। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको उसने बोला था आंतरिक संक्रमण तत्व, इन्हें ट्रांजिस्टर एलिमेंट। ठीक है ना। आंतरिक संक्रमण तत्व बोला था एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को। उसके बाद 18वें वर्ग को उसने क्या बोला था, अक्रिय गैस, नोबल गैस बोला था। 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन, 16वें वर्ग के तत्वों को चालकोजन बोला था। तो इस तरीका से वर्ग संख्या 1 को क्षार धातु बोला था, वर्ग संख्या 2 को उसने क्या बोला था, क्षारीय मृद धातु। तो इस तरीका से जो तत्वों का जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, बोर नाम के साइंटिस्ट ने। तो अगली हेडिंग में यही डालूंगा, बोर के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण के एलिमेंटों को उसने किस तरीका से क्लासिफिकेशन किया था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, कि जो आवर्त सारणी बनाकर तैयार किसने की थी, मौजले नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, तत्वों का जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसने किया था, बोर नाम के साइंटिस्ट ने। तो क्लासिफिकेशन में उसने क्या क्या बातें बोली थी वो पूरी बातों के बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है। तो बोर्ड की तरफ रखिए, हेडिंग डाल देता हूं, बोर के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है ना। बोर के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण देख लो, उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो मैं आप लोगों के लिए हेडिंग डाल देता हूं, बोर के अनुसार, बोर के अनुसार, बोर के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, फिर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर पहली हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, अक्रिय गैसें। ठीक है ना। अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। ठीक है ना। दूसरी हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर, प्रसामान्य तत्व, प्रसामान्य तत्व, प्रसामान्य तत्व, प्रसामान्य तत्व, या इनको आप लोग प्रसामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व बोल सकते हो। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तत्व या प्रेरूपिक तत्व भी बोल सकते हो, प्रेरूपिक तत्व भी बोल सकते हो। ठीक है ना। नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर हो गई आप लोगों की संक्रमण तत्व,
संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट हो। और चौथे नंबर पर हो गई आप लोगों की आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो। आंतरिक संक्रमण तत्व मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं कि आवर्त सारणी का जो रूप बनाकर तैयार किया था, आवर्त सारणी जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? मोजिले नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन जो तत्वों का क्लासिफिकेशन किया था, तत्वों का जो वर्गीकरण किया था, वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था? बोर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना। तो उनके क्या क्या नाम दिए थे? सबसे पहले मैं बात करता हूं अक्रिय गैसों के बारे में। ठीक है ना। तो अक्रिय गैस है अर्थात जो नोबल गैस है वो कौन से वर्ग के तत्वों को बोला था बोर ने? 18वें वर्ग के तत्वों को। देखो 18वें वर्ग के तत्वों को उसके क्या नाम दिए थे? एक तो उसने उनको अक्रिय गैस बोला था, या उनको आप लोग निष्क्रिय गैस भी बोल सकते हो। निष्क्रिय निष्क्रिय गैस भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग इनको नोबल गैस भी बोल सकते हो। नोबल गैस भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना। किनको? 18वें वर्ग के तत्वों को। 18वें वर्ग के तत्वों को उसने क्या बोला था? अक्रिय गैस बोल सकते हो, निष्क्रिय गैस बोल दिया। ठीक है। नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस या जीरो वर्ग, या जीरो वर्ग। ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि बोर ने जो अक्रिय गैस थी 18 अर्थात जो 18वें वर्ग के तत्व थे उनके क्या नाम दिए थे? उनको बोला तो उसने अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस या जीरो वर्ग। ये नाम कौन से वर्ग के तत्वों को दिया था? 18वें वर्ग के तत्वों को दिया था। चलो ठीक है। मैं बात करता हूं प्रसामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व या प्रेरूपिक तत्व मतलब आप लोगों के नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ये नाम दिया था उसने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को। ठीक है ना। ध्यान से समझना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को उसने क्या नाम दिए थे? प्रसामान्य तत्व मतलब नॉर्मल एलिमेंट भी बोल सकते हो, या प्रतिनिधि तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हो, या प्रेरूपिक तत्व भी बोल सकते हो। अब उसमें उनके अलग अलग नाम दिए थे। जैसे वर्ग संख्या 1 को, एस ब्लॉक के एलिमेंटों में वर्ग संख्या 1 को तो उसने क्या बोला था? क्षार धातु। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि एस ब्लॉक के एलिमेंटों में वर्ग संख्या जो 1 थी, ठीक है ना, उनमें हाइड्रोजन को छोड़कर वर्ग संख्या 1 को क्या बोला था? क्षार धातु। और वर्ग संख्या 2 को उसने क्या बोला था? क्षारीय मृद धातु। मतलब वर्ग संख्या 1 को एल्किलाइन मेटल और वर्ग संख्या 2 को उसने क्या बोला था? एल्किलाइन अर्थ मेटल। ध्यान में रखना, जो क्षार धातु होती है अर्थात जो एल्किलाइन मेटल होती है उनमें हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं होती, अधातु होती है। अर्थात जो हाइड्रोजन होती है वो मेटल नहीं होती, क्या होती है? नॉन मेटल होती है। इसलिए बोर के अनुसार वर्ग संख्या 1 को हम क्षार धातु अर्थात एल्किलाइन मेटल बोलते हैं, और वर्ग संख्या 2 को हम क्षारीय मृद धातु अर्थात एल्किलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये बात तो गई एस ब्लॉक के एलिमेंटों की। अब मैं बात करता हूं पी ब्लॉक के एलिमेंटों की। तो देख सुनो, पी ब्लॉक के एलिमेंटों में वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है ना। 17। 18वें वाले को तो वो अक्रिय गैस बोल ही चुका है। ठीक है ना। 13वें वाले को क्या बोला था? बोरॉन परिवार। ठीक है ना। 14 वाले को क्या बोला था? कार्बन परिवार। 15वें वाले को उसने क्या बोला था? नाइट्रोजन परिवार। और जो 16वें वर्ग के जो तत्व थे, एलिमेंट थे, उनको उसने बोला था अयस्क बनाने वाले तत्व चालकोजन। ठीक है ना। क्या बोला था? चालकोजन। चालकोजन। 16वें वर्ग के तत्वों का क्या नाम दिया था उसने? चालकोजन, क्योंकि ये ज्यादातर तत्व अयस्क बनाते हैं। ठीक है ना। और जो 17वें वर्ग के तत्व थे उनका नाम उसने क्या दिया था? हेलोजन परिवार के सदस्य। हेलोजन हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व जिनको एक्स से शो करते हैं। और एक्स बराबर एफ, सी एल, बी आर और आई। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्या 13वें वाले वर्ग के तत्वों को तो क्या बोला था उसने? बोरॉन परिवार के तत्व। 14 वाले वर्ग के तत्वों को उसने क्या बोला था? कार्बन परिवार के तत्व। ठीक है ना। 15वें वाले वर्ग के तत्वों को उसने क्या बोला था? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। और जो 16वें वर्ग के तत्वों को उसने क्या नाम दिया था? चालकोजन। अर्थात ये तत्व होते हैं वो अयस्कों का निर्माण करते हैं। और जो 7वें वर्ग के तत्व थे उनका नाम उसने क्या दिया था? हेलोजन परिवार के सदस्य, जिनमें 4 आते हैं आप लोगों के एफ, सी एल, बी आर, आई। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो इस तरीका से बोर ने एस ब्लॉक के एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन कर दिया और पी ब्लॉक के एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मैं बात करता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंटों की। ठीक है ना। तो देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उनका उसने क्या नाम दिया था? संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिस्टर एलिमेंट। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उनकी कितनी सीरीज होती है? 4 सीरीज होती है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। जो आप लोगों के डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, अर्थात जिनको हम संक्रमण तत्व ट्रांजिस्टर एलिमेंटों के नाम से जानते हैं, उनके उसकी कितनी सीरीज दी थी? 4 सीरीज दी थी। जो पहली सीरीज थी वो कौन सी थी? आप लोगों की 3D सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी थी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी,
प्रथम संक्रमण श्रेणी थी वो आप लोगों की कौन सी थी, 3D, जिसके एलिमेंट होते हैं 21 से 30 तक, और प्रत्येक सीरीज में कितने तत्व है आप लोगों के, 10 तत्व, ठीक है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंटों की प्रत्येक सीरीज में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट, ठीक है ना। अब आप लोगों की जो द्वितीय सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है आप लोगों की, जो 4D आप लोगों की, उसके एलिमेंट कहाँ के होते हैं, 39 से 48 तक, और जो आप लोगों की तृतीय सीरीज है वो आप लोगों की कौन सी है, आप लोगों की 5D सीरीज, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट होते हैं 57, फिर 72 से लेकर 80 के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सी सीरीज के होते हैं, 5D सीरीज के। लेकिन जो 6D सीरीज होती है वहां तक अभी तक एलिमेंटों की खोज नहीं हुई है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण श्रेणी, इनकम्प्लीट सीरीज, ठीक है ना। और ये होती है आप लोगों की चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी होती है आप लोगों की, जिसको हम 6D के नाम से भी जानते हैं। ये होती है 89, 104 से 112 तक। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहां तक अभी तक तत्वों की सही तरीका से खोज नहीं हुई है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे ना, उसने बोर ने क्या किया था, उनका नाम दिया था संक्रमण तत्व, ट्रांजिस्टर एलिमेंट, जिसकी कितनी सीरीज है, 4 सीरीज है, जिनमें 3 सीरीज तो उसकी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन जो चौथी सीरीज है जिसको हम 6D के नाम से जानते हैं वो अपूर्ण श्रेणी है, क्योंकि वहां पर अभी तक तत्वों की खोज नहीं हुई है। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी थी जिसको हम 3D के नाम से जानते हैं, उसके एलिमेंट कहां से होते हैं, 21 से 30 तक, और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आप लोगों की जिसको हम 4D के नाम से जानते हैं, उसके एलिमेंट कहां से होते हैं, 39 से 48, और जो आप लोगों की तृतीय संक्रमण श्रेणी है, मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उसके एलिमेंट कहां से, 57, 72 से 80, और जो आप लोगों की 6D सीरीज है अर्थात जो फोर्थ श्रेणी है, उसके एलिमेंट होते हैं 89, 104 से 112 तक। लेकिन वहां तक अभी तक सही तरीका से तत्वों की खोज नहीं हुई है, इसलिए 6D जो सीरीज है उसको हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण श्रेणी, मतलब इनकम्प्लीट सीरीज। बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये बात हो जाती है आप लोगों के डी ब्लॉक के एलिमेंटों की, ठीक है ना। तो देखो अक्रिय गैसों की बात हो गई, एस ब्लॉक के एलिमेंटों की बात हो गई, पी ब्लॉक के एलिमेंटों की बात हो गई। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को हम किन के नाम से जानते हैं, प्रसामान्य तत्व, प्रतिनिधि तत्व या प्रायोगिक तत्व, मतलब नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बात समझ में आ गई ना। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको हम किन के नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्वों के नाम से, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंटों के नाम से। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंटों की बात करता हूं कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट थे उनका नाम बोर ने क्या दिया था, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीका से किया था। तो देखो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनका नाम बोर ने क्या दिया था, आंतरिक संक्रमण तत्व, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के एलिमेंटों का उसने क्या नाम दिया था, आंतरिक संक्रमण तत्व, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें उसकी कितनी सीरीज थी, 2 थी। प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व की जो सीरीज थी उसका नाम क्या था, आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व, जिसको हम 4F के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, 4F के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कहां से होते हैं, 58 से 71 तक होते हैं, जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज के भी नाम से जानते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है ना। और जो आप लोगों की द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, द्वितीय आंतरिक, आंतरिक द्वितीय आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, जो आप लोगों की कौन सी है, 5F सीरीज है, ठीक है ना। इसके एलिमेंट है आप लोगों के 90 से 103, ठीक है ना, 90 से 103, जिसको हम एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है ना, एक्टिनाइड श्रेणी। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बोर ने जो एफ ब्लॉक के एलिमेंटों का जो क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है ना, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंटों को उसने क्या नाम दिया था, आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि जो एफ ब्लॉक है ना आप लोगों का, मतलब जो एफ ऑर्बिटल होती है वो नाभिक के बिल्कुल पास में होती है, अर्थात अंदर की तरफ होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझ में आ गई ना। और इसकी कितनी सीरीज है, 2 सीरीज है, जिनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, और प्रत्येक सीरीज में कितने तत्व हैं आप लोगों के, 14 तत्व हैं। लेंथेनाइड सीरीज के अंदर भी कितने तत्व हैं आप लोगों के, 14, और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर भी आप लोगों को कितने तत्व, 14 तत्व है, ठीक है ना। प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व, जिसको हम 4F के नाम से भी जानते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं 58 से 71 तक, जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। और द्वितीय आंतरिक संक्रमण तत्व, मतलब सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिनको हम 5F के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 90 से लेकर 103, जिनको हम एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीका से बोर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किनका किया था, एफ ब्लॉक के एलिमेंटों का, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए अक्रिय गैस बता दी कि अक्रिय गैस कौन से ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं, अक्रिय गैस किस वर्ग के तत्वों को बोलते हैं, 18 वर्ग के तत्वों को बोलते हैं। प्रसामान्य तत्व, प्रतिनिधि तत्व या प्रेरूप तत्व किन
ब्लॉक के एलिमेंटों को बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंटों को, पी ब्लॉक के एलिमेंटों को, ठीक है ना। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका नाम क्या दिया था, संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनका नाम क्या दिया था, आंतरिक संक्रमण तत्व मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बात आप लोगों को समझ में आ गई। इस तरीका से ये बोर का क्लासिफिकेशन आप लोगों को कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मोजले नाम के साइंटिस्ट ने तो आवर्त सारणी को बनाया था, ठीक है ना, लेकिन जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, बोर नाम के साइंटिस्ट ने। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट होता। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ये जो आप लोगों की आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आवर्त सारणी मोजले ने दी थी, इसके बहुत सारे गुण है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो मैं इसके गुणों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद इसकी कुछ कमी है, उन कमियों के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी थी, फिर उसकी कमी भी साथ के साथ ही देख लेंगे, फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो, इसकी गुण और कमियां दोनों देख लो। तो देखो, मैं हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए, आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के गुण, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, अर्थात जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके क्या क्या गुण थे, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी कंपेयर मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी में कर देता हूं, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि मेंडलीव की क्या कमी रही थी, जिसको दूर किसने किया था, मोजले नाम के साइंटिस्ट ने। ध्यान से समझना, इसके एक एक गुण को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ यार, कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का बेस किसको माना था, परमाणु भार को, ठीक है ना, एटॉमिक वेट को उसने क्या माना था, बेस माना था। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, मेंडलीव, ठीक है ना, ये तो कौन हो गया, मेंडलीव। और जो मोजले नाम का साइंटिस्ट था उसने अपना आवर्त सारणी का बेस किसको माना था, परमाणु क्रमांक को, अर्थात एटॉमिक नंबर को बेस माना था। और ये कौन हो गए आप लोगों का, मोजले नाम का साइंटिस्ट, ठीक है ना। ये कौन हो गया, मोजले, जिसने अपनी आवर्त सारणी का बेस किसको माना था, परमाणु क्रमांक को। और जो मेंडलीव नाम का साइंटिस्ट था उसने अपनी आवर्त सारणी का बेस किसको माना था, परमाणु भार को। लेकिन आप लोगों को पता है मेंडलीव फंस कहां पर गया। मेंडलीव ने क्या किया था कि परमाणु भार को बेस माना था, तो काफी ऐसे एटम थे, काफी ऐसे एलिमेंट थे जिनका परमाणु भार समान था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसका ले लेता हूं, जैसे कि आर्गन को ले लेता हूं, आर्गन का भी 40 होता है परमाणु भार, उसके बाद पोटेशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। अब देखो ध्यान से समझना, अब उसने क्या बात बोली थी अपने नियम में, कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करेंगे, परमाणु भार पर, ठीक है ना। अगर जिनके परमाणु भार समान होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे। इसका मतलब तो ये निकला किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग, कि भाई आर्गन का भी 40 होता है परमाणु भार, कैल्शियम का भी 40 होता है, सॉरी पोटेशियम का भी 40 होता है, कैल्शियम का भी कितना होता है, 40। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, 40 होता है, ठीक है ना। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो इन तीनों के क्या होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण समान होने चाहिए, तो इनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया था, इन तीनों को अलग अलग वर्ग में रख दिया। आर्गन को अलग वर्ग में रखा था, पोटेशियम को अलग वर्ग में रखा था, कैल्शियम को अलग वर्ग में रखा था। लेकिन जो अपना स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो उसको इसको तीनों को भाई उसके अकॉर्डिंग तो तीनों को गुण समान होने चाहिए, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या अर्थात जो परमाणु भार है वो समान है, ठीक है ना। तो इनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, ठीक है ना, इसलिए। और उसने क्या किया था, इन तीनों को अलग अलग वर्गों में रख दिया। फिर लोग बागों ने उससे पूछी थी कि एक बात बता, तेरे अनुसार इनके जो परमाणु भार है वो समान है, तो इनको एक ही वर्ग में रख, तू अलग अलग वर्गों में क्यों रख रहा है, ठीक है ना। तो उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था, और यहां पर आके मेंडलीव पूरी तरीका से फेल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों का जो परमाणु भार है वो तीनों का क्या है, आप लोगों को समान। लेकिन बात जब मोजले से पूछी तो मोजले के पास तो जवाब था। मोजले ने ये बात बोली थी कि भाई मैं मेरी आवर्त सारणी का जो बेस मान रहा हूं वो मैं किसको मान रहा हूं, परमाणु क्रमांक को। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो हर एक एलिमेंट का, हर एक परमाणु का अलग अलग होता है। जैसे कि आर्गन की बात करता हूं तो आर्गन का कितना होता है, 18। बात करता हूं पोटेशियम का कितना होता है, 19, और कैल्शियम का कितना होता है, 20, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, मोजले ने
इसको किसमें रखा था आप लोगों को पता है, आर्गन को अलग वर्ग में रखा था, पोटेशियम को भी उसने अलग वर्ग में रखा था, कैल्शियम को भी उसने अलग वर्ग में रखा था। इसको तो उसने किस में रखा था भाई, आर्गन को तो उसने अक्रिय गैसों में रखा था, ठीक है ना। पोटेशियम को उसने किस में रखा था, वर्ग संख्या फर्स्ट जिनको क्षार धातु के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम को उसने किस में रखा था, वर्ग संख्या सेकंड जिनको क्षारीय मृद धातु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और उसके पास में जवाब था भाई इन तीनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग वर्ग में रख दिया। ये बात किसने बोल दी थी, मोजले ने बोल दी थी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हो कि परमाणु भार एटमों का सेम हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक एटमों का सेम नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि परमाणु भार तत्वों का समान हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक तत्वों का समान नहीं हो सकता, ठीक है ना। आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। और मोजले ने लोग बागों के लिए जवाब दे दिया कि इन तीनों के गुण अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है ना। और उसने नियम में भी यही बोली कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे। अगर परमाणु क्रमांक समान हुए तो भौतिक और रासायनिक गुण समान हुए, और परमाणु क्रमांक अलग अलग हुए तो भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो उसने जवाब दे दिया कि भाई इन तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, अलग अलग है तो भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, इसीलिए इन तीनों को मैंने अलग अलग वर्गों में रख दिया। तो बिल्कुल सही बात निकली मोजले की, ठीक है ना। मेंडलीव यहां पर फेल हो जाता है और मोजले की यहां पर खूबी हो जाती है, अर्थात उसका एक गुण बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेंडलीव की सबसे बड़ी कमी रही थी और ये मोजले की सबसे बड़ी खूबी रही थी, ठीक है ना। कमी क्या रही थी कि इसने बेस किसको माना था, परमाणु भार को, और जो मोजले था उसकी खूबी क्या रही थी कि उसने बेस किसको माना था, परमाणु क्रमांक को। बात समझ में आ गई, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली खूबी हो गई। मैं बात करता हूं दूसरी के बारे में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जो मेजर मेजर है ना उनके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। दूसरी के बारे में डिस्कशन करता हूं कि इसने जो परमाणु क्रमांक अपनी आवर्त सारणी में रखे थे उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा था। मोजले ने जो अपनी आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु क्रमांकों तो रखा था, वो बढ़ते हुए क्रम में रखा था। बढ़ते हुए क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे? जैसे हाइड्रोजन को 1, हीलियम को 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीका से तो रखा था, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ठीक है ना। तो मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखा था, और ये भी उसकी क्या थी, एक खूबी थी, अर्थात उसका गुण था उसकी आवर्त सारणी का। ये हो गया दूसरा। तीसरे में हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की। तो आप लोगों को पता है कि परमाणु क्रमांक से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का क्या तय होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की मेंडलीव ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन मोजले ने यहां पर बात की थी। उसकी आवर्त सारणी का एक गुण हो गया कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि परमाणु क्रमांक से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास तय होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तय होता है। कैसे? कि माना कि किसी का परमाणु क्रमांक 15 हुआ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बात समझ में आ गई ना कि मोजले की आवर्त सारणी का ये गुण हो गया कि परमाणु क्रमांक से हम किसको तय करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास को तय करते हैं, ठीक है ना। ये उसका कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे नंबर के पॉइंट में मैं बात करता हूं कि इसने धातु और जो अधातु थी ना, जो धातु और अधातु, उनके झंझट को भी इसने खत्म कर दिया, ठीक है ना। एक विकर्ण रेखा बना दी और उससे बता दिया कि भाई आप ऐसे पहचान कर लेना कि ये तो धातु हो गई, ये अधातु हो गई। जैसे कि लेफ्ट साइड की ओर तो उसने किसको रख दिया था, धातुओं को, और जो राइट साइड थी उसकी तरफ उसने किसको रख दिया, अधातुओं को, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो लेफ्ट साइड थी ना, लेफ्ट साइड की ओर उसने धातुओं को अर्थात मेटल को रख दिया, और जो राइट साइड थी ना उसकी तरफ उसने किसको रख दिया, नॉन मेटल को अर्थात अधातुओं को रख दिया, ठीक है ना। एक विकर्ण रेखा बना दी थी, विकर्ण रेखा से जो आप लोगों की, देखो इस तरीका से एक विकर्ण रेखा बनाई थी उसने, ठीक है ना, इस तरीका से विकर्ण रेखा बनाई थी। तो इधर तो कौन हो गई आप लोगों की, अधातु, ये कौन सी साइड होती है, राइट साइड। इधर कौन हो गई आप लोगों की, अधातु मतलब नॉन मेटल, और इधर आप लोगों की कौन हो गई, धातु अर्थात आप लोगों की मेटल, और ये साइड हमारी कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो राइट साइड की ओर धातु को रख दिया और लेफ्ट साइड, सॉरी, राइट साइड की ओर अधातु को रख दिया और लेफ्ट साइड की ओर किसको रख दिया, उसने धातुओं को। तो ये भी उसकी मतलब जो आवर्त सारणी थी उसकी खूबी थी कि भाई धातु और धातु को जो झंझट था कि हम पहचान कैसे करेंगे, उसकी तकलीफ को भी उसने दूर कर दिया, ठीक है। पांचवें नंबर के पॉइंट में मैं बात करता हूं अक्रिय गैसों के बारे में, कि इसने क्या किया था, अक्रिय गैसों को सबसे लास्ट में रखा था, और ये भी इसकी खूबी थी। बिल्कुल सही बात है, अक्रिय गैसों को अर्थात जो शून्य वर्ग तो 18वें वर्ग था उसको उसने लास्ट में रखा था, तो ये भी उसकी क्या हो गई, खूबी हो गई, ठीक है ना। और जो छठे नंबर का पॉइंट है, छठे नंबर के पॉइंट में बात करता हूं समस्थानिक आइसोटोप। तो इसकी आवर्त सारणी में समस्थानिक अर्थात जो आइसोटोप होते हैं उनकी भी कोई समस्या नहीं है। तो ये जो 6-7 इसकी जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी। एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप लोग आराम से कर देना, कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात जो मौजूले की आवर्त सारणी थी उसके मैंने गुण प्रॉपर्टीज बता दी। अब इसकी कुछ कमियां, तो कमियों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो इसकी जो 3 कमियां मेजर उनके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ले देता हूँ आधुनिक 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 आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष मतलब कमियां, ठीक है ना, लिमिटेशन बता देता हूं। तो देखो इसकी 3 मेजर लिमिटेशन है, 1 2 3, तीनों मेजर लिमिटेशनों के बारे में बात कर लेता हूं। पहली लिमिटेशन इसकी क्या थी? क्या मेंडलीव ने भी हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को फिक्स नहीं किया था, ठीक है ना। और जो मौजले नाम का साइंटिस्ट था ना, इसने भी हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसको किस वर्ग के अंदर रखें, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पता हाइड्रोजन को हम एक आवारा तत्व भी बोलते हैं क्योंकि इसकी स्थिति आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया, ठीक है ना। दूसरा आप लोगों की जो इसकी कमी थी वो क्या थी कि लेंथेनाइड जो एक्टिनाइड जो एलिमेंट थे इनको उसने सारणी में स्थान नहीं दिया था, इनको उसने अलग कर दिया था, ठीक है ना। तो उससे जब रीजन पूछा था, कारण पूछा था कि भाई लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को तेने सारणी में स्थान क्यों नहीं दिया था, तो मौजले के पास में कोई जवाब नहीं था। तो ये भी उसकी क्या बना दी? कमी बना दी, ठीक है ना। और तीसरे नंबर की जो उसकी कमी थी, तो तीसरे नंबर की कमी उसकी क्या हो गई, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। पहले नंबर की कमी आप लोगों को समझ में आ गई ना कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को उसने स्पष्ट नहीं किया था। दूसरे नंबर की जो उसकी कमी थी उसमें क्या बोली थी दूसरे नंबर की कमी में कि जो लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड सीरीज होते हैं उनको सारणी में स्थान नहीं दिया था, ठीक है ना। अब सारणी में स्थान क्यों नहीं दिया था, ठीक है ना, इसके बारे में उसका कोई जवाब नहीं था। तो ये भी उसकी क्या बना दी? कमी बना दी। अब जो तीसरे नंबर की कमी थी उसके अंदर क्या था कि जो समान गुणों वाले तत्व थे ना उनको उसने अलग अलग वर्गों में रख दिया। एक बार फिर से बता देता हूं तीसरे नंबर की कमी को। इसने क्या किया था कि जिन तत्वों के गुण समान थे उनको उसने अलग अलग वर्गों में रख दिया। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं। एक तो मैं किसका ले लेता हूं? बीए का ले लेता हूं और एक पीबी को ले लेता हूं। तो देखो ये जो पीबी था और जो बीए था इन दोनों के गुण क्या थे? समान थे, समान गुण थे। तो कॉमन सी बात है इनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, लेकिन इन दोनों को इसने अलग अलग वर्गों में रख दिया। इनको तो उसने किस में रख दिया? 14 वाले वर्ग में। इसको तो किस में रख दिया उसने? 14 वर्ग में। और इसको उसने किस में रख दिया था? सेकंड वर्ग में। जो सेकंड नंबर का वर्ग है ना उसमें रख दिया, जिनको आप लोग इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृद धातु अर्थात एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जिन तत्वों के गुण समान थे ना उनको उसने अलग अलग वर्गों में रख दिया। जैसे बात करता हूं पीबी की, बीए की, बेरियम की और पीबी की, ठीक है ना। पीबी ये तो बीए तो कौन होता है आप लोगों का? बेरियम। और पीबी कौन होता है आप लोगों का? लेड, ठीक है ना। तो इन दोनों के गुण समान थे, समान गुण होने के बावजूद भी इन दोनों को उसने अलग अलग वर्गों में रखा था। लोग बागों ने जब उससे कारण पूछा था कि भाई इनके गुण तो समान है तुझे एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, तो उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था। तो ये भी उसकी क्या बन गई? कमी बन गई, ठीक है ना। इस बीए को तो उसने किस में रख दिया? सेकंड वर्ग में रख दिया। और ये जो पीबी था इसको उसने किस में रख दिया? 14 वाले वर्ग में, जिसको हम कार्बन परिवार के तत्व भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैं सीयू का ले लेता हूं। एक एग्जांपल मैं किसका ले लेता हूं? सीयू का और एक एचजी का। देखो ये कौन होती है? कॉपर होती है। और ये कौन होती है? आप लोगों की मरकरी होती है। आप लोगों को पता है कि कॉपर को उसने किस में रखा था? कॉपर को उसने रखा था 11वें वर्ग में, ठीक है ना। और जो एचजी थी, मरकरी थी, उसको उसने किस में रखा था? 12वें नंबर के वर्ग में। जबकि दोनों को गुण बिल्कुल समान होते हैं। तो समान गुण होने के बावजूद भी उसने कॉपर को किस में रखा था? 11वें वर्ग में। और जो मरकरी एचजी थी उसको उसने किस में रखा था? 12वें नंबर के वर्ग में। तो 3 इसकी जो मेजर लिमिटेशन थी, मेजर कमियां थी, वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी। किसकी? आधुनिक आवर्त सारणी की अर्थात मौजले नाम के साइंटिस्ट की आवर्त सारणी की। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों की आधुनिक आवर्त सारणी बिल्कुल कंप्लीट होती है। तो देखो लेक्चर को लेने के बाद बढ़िया तरीका से लेक्चर को ले लेना। उसके बाद एक बार आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी को बुक में देखना और एक बार मौजले की आवर्त सारणी को बुक में देखना, ठीक है ना। आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। अगर क्लास समझ के लिए ना, तो जब मेंडलीव की आवर्त सारणी और मौजले की आवर्त सारणी को आप बुक में देखोगे तो एक एक चीज आप लोगों की बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। अगर किसी के पास मेंडलीव की आवर्त सारणी या मौजले की आवर्त सारणी नहीं है तो आप लोगों को ऐप पर ये कंप्लीट नोट्स जो आप लोगों के लिए मैं डाल रखे हैं वहां पर आप लोगों को दोनों ही सारणी मिल जाएंगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी भी मिल जाएगी, आप लोगों को मौजले की आवर्त सारणी मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई ना।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।